देखिए कल प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको गैसेस स्टेट का फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था गैस क्या होती है। गैस क्या होती है कल क्या बताया था मैंने, बताइए गैस क्या होती है। गैस स्टेट में आने के लिए प्रेशर लो होना चाहिए और टेम्परेचर हाई होना चाहिए। कल हम बात कर रहे थे मैटर के 3 स्टेट के बारे में, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और इनमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि मेनली हमारा फोकस गैसेस स्टेट में है। ये आप पढ़ चुके होंगे मे बी सॉलिड स्टेट। तो गैस में क्या होता है, जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है। कौन से फोर्स काम करते हैं बताइए, लंदन फोर्सेस। कौन, क्या नाम है इनका, लंदन फोर्सेस काम करते हैं गैस के मॉलिक्यूल में। और क्या खास बात की गैस में बताइए, इनमें डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी होती है। डिफ्यूजन का मतलब विसरण का गुण होता है ना। विसरण का गुण क्यों होता है, क्योंकि इनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होता है बहुत ज़्यादा, और इनका बॉन्ड इतना कमजोर होता है तो वो आसानी से टूट जाते हैं। ऐसे बताइए डिफ्यूजन और इफ्यूजन में क्या अंतर है। एक होता है डिफ्यूजन और एक होता है इफ्यूजन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसको कहते हैं निसरण और इसे कहते हैं विसरण। अच्छा, कोई अगर विसरण को डिफाइन करें तो विसरण होता क्या है? कम सांद्रता से, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता। हाँ, जैसे अगर यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ गैस का सिलेंडर लीक हो जाए तो यहाँ शुरू में कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और हवा के साथ जितना स्पेस पाएगा वो फैल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हायर कंसंट्रेशन ना टू लोअर कंसंट्रेशन ना, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, और बिना किसी एसपीएम के। एसपीएम का मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ना, अर्धपारगम्य झिल्ली के बिना किसी गैस का या किसी सॉलिड मॉलिक्यूल का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर फ्लो, ये क्या कहलाता है, विसरण। अब विसरण केवल गैसों में ही नहीं होता, लिक्विड में भी होता है। जैसे आप एक बीकर में पानी भर लें और ऊपर रंग का टुकड़ा डाल दें, ऐसे सॉलिड है ना, तो क्या करेगा, धीरे धीरे पूरा का पूरा पानी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रंगीन। इसका मतलब क्या हुआ, हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल किधर चले, लोअर। ये भी प्रोसेस क्या है, विसरण है ना, सॉलिड का लिक्विड में। और परासरण क्या होता है, ऑस्मोसिस। इन दोनों में एकदम अंतर क्लियर मालूम होना चाहिए। विसरण और परासरण में क्या अंतर है। परासरण 2 टाइप का होता है, एक होता है एक्स ऑस्मोसिस और एक होता है एंड ऑस्मोसिस ना। आइए, एक्स ऑस्मोसिस और एक्स ऑस्मोसिस का मतलब होता है बाह्य परासरण, और एंड ऑस्मोसिस का मतलब अंतर परासरण। दोनों पहली बात की डेफिनेशन बताइए, क्या अंतर है। परासरण क्या होता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। कौन चलता है इसमें, सॉल्यूट चलता है या सॉल्वेंट? सॉल्वेंट मूव करता है। ध्यान रखिएगा, जैसे कि यहाँ पे सॉलिड मटेरियल मूव किया है विसरण में, या गैस मटेरियल मूव किया है, यहाँ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर है ना, और थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है ना। अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर किसी भी पदार्थ, किसी भी विलायक का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह किसके साथ है, किससे होकर के, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। परासरण के लिए एसपीएम जरूरी होता है, लेकिन विसरण के लिए एसपीएम जरूरी नहीं होता, पहली चीज। और दूसरी चीज जो है, 2 टाइप की एसपीएम होती है। एक नेचुरल एसपीएम होती है, जैसे अंगूर की झिल्ली वगैरह जो है होती है, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल, जैसे कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली है ना। ये सब झिल्लियाँ जो बनाई गई थी, क्या होता है, केवल सॉल्वेंट को पास होने देती है, सॉल्यूट को पास होने नहीं देती। एक्स ऑस्मोसिस का मतलब जिसमें, जैसे आप मान लीजिए, एक्स ऑस्मोसिस का मतलब ये है, जैसे आप अंगूर को गाढ़े नमक के घोल में फेंक दें, तो इससे यहाँ पे कंसंट्रेशन लोअर है, बाहर हायर है, तो इसका सॉल्वेंट निकल के चला जाएगा बाहर और ये पिचक जाएगा है ना। तो ये क्या है, जब सॉल्वेंट बाहर की ओर मूव कर रहा हो, अधिक सांद्रता की ओर मूव कर रहा हो है ना, एसपीएम के थ्रू। इसमें एसपीएम कौन है, अंगूर की जो बाहरी लेयर है वो है ना। तो ये इसका पिचक जाना क्या है बताइए, एक्स ऑस्मोसिस। और वही किशमिश या चने को पानी में डाल दें और फिर देखिए सुबह फूल जाता है ना, इसका मतलब सॉल्वेंट चला गया अंदर
क्यों? अधिक संतृप्त। तो ये क्या होता है? एंड ऑस्मोसिस। लेकिन दोनों ही क्रिया में सॉल्वेंट पहली बार चलता है। क्या चलता है बताइए? सॉल्वेंट। अ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट अ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर, जबकि मिश्रण में हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, और वहां एसपीएम की जरूरत नहीं। कल हम बात कर रहे थे, आज शुरू करने वाले हैं गैसियस लॉज, गैसी नियम। The gases follow some rules. The gases follow some rules which are called gaseous laws. Which are called gaseous law. For example, first law है Boyle's law. जान लीजिए जितने भी नियम हैं उसमें हर नियम में कुछ न कुछ कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट क्या होगा? CPT। क्या कांस्टेंट होता है? कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर। 3 कांस्टेंट होते हैं और उसमें गैस का द्रव्यमान मास फिक्स्ड होता है। क्या होता है? किसी निश्चित गैस के द्रव्यमान के लिए ला दिए गए हैं, पहले चीज है ना। और दूसरा, किसी लॉ में क्या क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर। किसी लॉ में क्या कांस्टेंट है? प्रेशर। और किसी में क्या कांस्टेंट है? कंसंट्रेशन, है ना। इन्हीं बेस पे नियम बनाए गए हैं। तो बायल्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू बायल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बायल्स लॉ, according to Boyle's law, at constant temperature, at constant temperature, at constant temperature, for a definite mass of, for a definite mass of a gas, definite mass यानी द्रव्यमान स्थिर हो, definite mass of a gas, its volume is inversely proportional to, its volume is inversely proportional to pressure, inversely proportional to its pressure। मतलब किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, ऐसा बायस ने कहा। लेकिन किस कंडीशन में? टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए ना। किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। अब इसको जो है यहाँ पे देखिए मैथमेटिकल फॉर्म ये है, फिर और V = K/P और रिलेशनशिप आता है PV = K। इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। ये भी बायस लॉ का दूसरा फॉर्म है कि किसी गैस के दाब और आयतन का गुणनफल किसके बराबर होता है? कांस्टेंट के बराबर होता है ना। बताइए बायस के नियम के ग्राफ देखिए क्या हो सकता है, किस तरह आएगा बताइए। V और P में ग्राफ खींचा जाए, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? वॉल्यूम घटेगा। इसका मतलब ग्राफ इस तरह से है ना, क्यों? और बताइए ये 1/P और वर्सेस V करे तो ग्राफ क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके डायरेक्टली ना ये पूरा 1/P लिया है आपने ना, तो पूरा 1/P अगर बढ़ता है तो ये V भी क्या होगा? बढ़ेगा।
अच्छा देखिए, अब यहाँ इसका ग्राफ कैसा आएगा, अगर इनका मल्टीप्लिकेशन लिया जाए वर्सेस वॉल्यूम, अब अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो इसका जो पीवी का या प्रेशर बढ़ाएंगे या प्रेशर या वॉल्यूम कोई भी फैक्टर बढ़ाएंगे, इसका ग्राफ क्या आएगा बताइए, इसे कांस्टेंट आएगा, क्योंकि दाब और आयतन का गुणनफल क्या होता है, कांस्टेंट है ना, P इक्वल टू K। तो बायल के नियम के ये ग्राफ्स हैं, बना लीजिए जरा कॉपी में। बना लिया। अगर ये यदि दो गैस हैं जिनके दाब P1 और P2 हैं, फॉर टू गैसेस देयर प्रेशर आर P1 एंड P2, दो गैसेस जिनके दाब P1 और P2 हैं तथा आयतन V1 और V2 है, तथा आयतन V1 और V2 है, तो बॉयल के नियम को निम्न रूप में व्यक्त करते हैं। P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू कांस्टेंट K। देखिए और कौन कौन सा इसके फार्मूले से जनरेट कर सकते हैं। अच्छा बताइए, किसी गैस का वॉल्यूम बराबर क्या होता है, आप जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, तो वॉल्यूम बराबर मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा ना, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, m1 अपॉन d1, राइट। इसी तरह दूसरी गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, m2 अपॉन d2, है ना, और इसकी वैल्यू को उठा के इक्वेशन मान लीजिए 1 में रख दें। तो आप अच्छा बताइए, हमने कहा था जो भी नियम फॉलो होता है एक निश्चित मास के लिए फॉलो होता है ना। अगर बताइए निश्चित मास निश्चित हो गया तो m1 इक्वल टू क्या हो गया, m2 हो गया, क्यों। तो बताइए अगर यहाँ पर रख दें P1 इंटू बताइए m1 बाई d1 इक्वल टू P2 इंटू m2 बाई d2। अच्छा अब m1 और m2 कांस्टेंट जब हो गया, स्थिर हो गया, तो एक और जनरेट होता है बॉयल का नियम का फार्मूला P1 अपॉन d1 इक्वल टू P2 अपॉन d2। बताइए ये प्रेशर और डेंसिटी में रिलेशन है, बॉयल्स लॉ से निकाल लिया, है ना। कभी कभी केवल जरूरी नहीं कि यही फार्मूला यूज करा करके वॉल्यूम मतलब यहाँ से डेंसिटी भी निकाल सकते हैं यदि प्रेशर दिया हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। बनाइए ये भी फार्मूला बनाइए।
क्वेश्चन देखें, एट 400 डिग्री टेम्परेचर प्रेशर ऑफ ए गैस इज 300 मीमी, है ना, पारे के दाब के बराबर होगा, ठीक है ना। एट वॉल्यूम इज 500 ml, वॉल्यूम कितना था 500 था। कह रहा ई प्रेशर इंक्रीज 4 टाइम ऑफ द इनिशियल प्रेशर, यदि इनिशियल जो हमारा प्रेशर है उसका 4 टाइम प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए गैस, फिर गैस के वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा। अब बताइए, यहाँ टेम्परेचर फिक्स कर दिया है 400 डिग्री है, टेम्परेचर का कोई रूल नहीं है ना, तो यहाँ पे इतना फिक्स है, इसका मतलब रिलेशन किसमें निकालना है, प्रेशर और वॉल्यूम में, तो आपको पता हो जाए कौन सा रूल लगा होगा, बायस लॉ। क्यों, टेम्परेचर फिक्स है, निकाल के दिखाइए कितना आएगा। दिया है P1 इक्वल टू 300 ml mm, P2 इक्वल टू 4 टाइम ऑफ P1 कह रहा है ना, इनिशियल प्रेशर क्या है 300 है तो ये हो जाएगा 1200 mm हो जाएगा, और यू नो दैट अकॉर्डिंग टू बायस लॉ P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो ये 300 वॉल्यूम कितना था बताइए 500, इनिशियल वॉल्यूम P2 हो गया 1200 इंटू वॉल्यूम फाउंड आउट करना है, तो बताइए V2 इक्वल टू 300 इंटू 500 अपॉन 1200, 4 हो गया, एक 125 ml देख रहे हैं। इससे इस सवाल से प्रूव होता है आपने प्रेशर को बढ़ाया और वॉल्यूम घट गया ना, ये देखिए प्रेशर 4 टाइम कर दिया और गैस का वॉल्यूम पहले 500 था, अब घट के कितना हो गया 4 टाइम घट गया, है ना, यानी प्रेशर या वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, दिस प्रूव्स बायस लॉ। क्यों, ये बायस का नियम का ये फार्मूला क्या करता है, प्रूव करता है। देखिए प्रेशर हमने बढ़ाया 4 गुना बढ़ा दिया तो वॉल्यूम 4 गुना घट गया, है ना, विद्युत क्रमानुपाती है उससे। नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ Charles law, according to this law, at constant pressure volume of any gas directly proportional to its temperature, absolute temperature, directly proportional to its absolute temperature, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ध्यान दीजिएगा चार्ल्स नियम में क्या कांस्टेंट होता है, प्रेशर, है ना। मैंने कहा कि जब प्रेशर कांस्टेंट है तो किसी गैस का वॉल्यूम एब्सोल्यूट टेम्परेचर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये फर्स्ट फॉर्म है, और इसको ले सकते हैं V/T इक्वल टू कांस्टेंट K। क्यों, ये हटेगा तो कांस्टेंट K आएगा, V/T इक्वल टू कांस्टेंट K। ये जनरल फॉर्म ऑफ बायस लॉ है। और हमने क्या कहा था, जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, कल मैं थोड़ा सा आपको बता रहा था कि जैसे यहाँ पर ये टेम्परेचर है, इधर टेम्परेचर वर्सेस
वॉल्यूम में ग्राफ ड्रॉ किया जाए। यहाँ पे सपोज दैट टेम्परेचर 0 है, यहाँ 100 डिग्री है, 200 डिग्री है, 300 डिग्री है, 400 डिग्री है, इस तरह से। और यहाँ पे देखिए -100 है, -200 है, -300 है, -400 है एंड सो ऑन। इधर माइनस है, इधर प्लस में है। तो हमने क्या कहा था, अगर बायल के नियम को फॉलो किया जाए, शून्य से बहुत नीचे तापमान को, जहाँ पर ये टॉप एक्सिस है, ये जो ग्राफ है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर में, ये एक्सिस एक्चुअली क्या, अगर बायल के नियम को फॉलो किया जाए, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो किसी गैस का वॉल्यूम अगर मान लीजिए टेम्परेचर 0 है तो वॉल्यूम भी 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। लेकिन एक्चुअली कोई भी गैस ना तो पूरी तरह बायल के नियम को फॉलो करती है, नहीं है ना। तो गैस का वॉल्यूम 0 होने का मतलब है कि गैस अब गैस नहीं थी, लिक्विड में चेंज हो गई, है ना। तो एक्चुअली यहाँ आकर के यहाँ भी टेम्परेचर जो एक्सिस है, इसको यहाँ पे आसपास काटता है इधर ये, और यहाँ पे जो वैल्यू होती है ये आता है -273.15, है ना। 0 के इतना अधिक नीचे तापमान को इसको कहते हैं परम शून्य तापमान। क्या कहते हैं? परम शून्य तापमान। और इसी को कहते हैं इंग्लिश में एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इसका मतलब गैस का वॉल्यूम यहाँ 0 ना होकर के गैस जाकर के कहाँ, आइडियल गैस होती है। ये आइडियल गैस की कंडीशन है, लेकिन कोई भी गैस आप जानते हैं कि आइडियल गैस नहीं है। -240 तक पहुँचते इधर ही कहीं पहुँचते हर गैस क्या हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है ना। ये आइडियल कंडीशन। जैसे गाड़ी का एवरेज जब उसमें निकलता है, कहते हैं 100 किलोमीटर देगी, लेकिन जब वो आती है सड़क पर तो उसका एवरेज चेंज होता है। आइडियल कंडीशन में कर्नाट साइकिल बनाया आप लोगों ने, कर्नाट साइकिल। एवरी इंजन का नॉट एफिशिएंट 100%, यानी हमेशा जो इंजन की जो है प्रोडक्टिविटी है, आप कितने भी बेहतरीन क्वालिटी के ईंधन यूज कर लें, हमेशा ईंधन का एनर्जी में कन्वर्जन 100% नहीं हो सकता, है ना। कोई भी चीज़ 100% प्योर नहीं हो सकती कि 100 किलोमीटर अगर दे रही तो 100 ही देगी, है ना। जब वो सड़क पे आएगी तो उसका चेंज हो जाएगा, है ना। कोई परफेक्ट कहने का मतलब है, कोई भी इंजन परफेक्ट ऐसा नहीं बना है जो सीधे फ्यूल को एनर्जी में कन्वर्ट कर दे 100%, है ना। ये कर्नाट साइकिल में पढ़ाया जाता है। उसी तरह से कोई भी गैस आइडियल गैस ना होकर के कौन सी गैस कही जाती है? रियल गैस, है ना। जो लेकिन आइडियल गैस उसे कहते हैं जो साधारण परिस्थितियों में बायल और चार्ल्स के नियमों का लगभग पूरी तरह क्या करती है? पालन करती है। लेकिन लगभग पालन करती है, पूरी तरह कोई भी गैस इन दोनों नियमों को फॉलो नहीं करती। इसीलिए उन गैसों को आदर्श गैस न कह के रियल गैसेस कहा जाता है। कौन सी गैसेस कहा जाता है? रियल गैसेस ना। तो परम शून्य तापमान, शून्य से बहुत अधिक नीचे तापमान को परम शून्य तापमान कहा जाता है। और ये डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में जब 276 ऐड कर देते हैं, यही केल्विन टेम्परेचर कहलाता है या परम शून्य तापमान कहलाता है। यानी आपके जो न्यूमेरिकल दिए रहेंगे, या तो केल्विन में दिया रहेगा या डिग्री टेम्परेचर में दिया रहेगा। अगर डिग्री में दिया है 273, आप तुरंत क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ जो इसके नियम में ये टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, केल्विन में तापमान है, ना कि डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। अच्छा, दो गैसें होंगी। फॉर टू गैसेस के लिए फार्मूला क्या बदल जाएगा? फॉर टू गैसेस V1/T1 = V2/T2 = कांस्टेंट T। ये फार्मूला बदल जाए, बना लीजिए जरा। हमने ग्रुप में पी ब्लॉक की 70 क्वेश्चन भेजे थे। ग्रुप में आप लोग ऐड हैं, एक लड़का एक ग्रुप बना है, एक लड़की और ग्रुप बना हुआ है। कोमल गुप्ता कौन लड़की है? आप है? अच्छा, वो जो ग्रुप बना मैंने भेजा था, क्वेश्चन देखा था, उसको सबको कह दीजिए सॉल्व करिए, ठीक है ना। पी ब्लॉक के हैं क्वेश्चन वो ना। बीच में मैं जैसे बायोमॉलिक्यूल बनाऊंगा, अभी पेपर और बनाने जा रहा हूँ, बायोमॉलिक्यूल एल्डिहाइड कीटोन एसिड,
है ना, कम से कम उन क्वेश्चन पे डिस्कशन किया करिए, टाइम मिल जाए। क्योंकि 10 से 5 मिनट ड्यूटी रहती है, तो शाम को मैं थोड़ा सा खाली रहता हूँ। अगर आपको जिज्ञासा है कि पढ़ने की, तो फिर मैं उस पर डिस्कशन कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे ज़रूरी नहीं है कि यहाँ क्लास में, क्योंकि क्लास में 2-3 लेक्चर मिलते हैं, मान लीजिए अगर 2 ही लेक्चर मिला तो गैसियस नियम पूरा कहाँ कवर हो पाएगा। ये जो लेकिन लॉ है यहाँ तक मैं पहुँच जाऊँ, ग्राहम डिफ्यूजन लॉ, डाल्टन लॉ, पार्शियल प्रेशर, है ना। तो बाकी अगर और भी लेक्चर होंगे तो और डिटेल में जाएंगे, क्रिटिकल फिनोमेना और बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए इसमें, है ना। लेकिन अभी तो 2 लेक्चर लगे हैं गैसियस लॉ के, है ना। अब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ लीजिए, 60% लगभग कवर करता है आपका इसमें नीट और मेडिकल में, बहुत ज़्यादा। न्यूमेरिकल के नाम में कितने चैप्टर है, ये गैसियस लॉ है, और 11th का सिलेबस आप जान लीजिए नीट और उसमें कम आता है। 60% अगर आएगा सेकंड ईयर का, तो 40% आएगा फर्स्ट ईयर का, है ना। या कभी कभी और कम कर देते हैं, 30% फर्स्ट ईयर का होता है ना। इसमें न्यूमेरिकल के नाम पे एक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कौन सा चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें आप फैराडे लॉ पे सवाल आते हैं ना। बाकी इलेक्ट्रिकल सीरीज का कॉन्सेप्ट आता है, या कोलराउस का एक नियम था, उस पर न्यूमेरिकल कभी कभी पूछ ले जाते हैं ना। बाकी न्यूमेरिकल के नाम पे सॉल्यूशन है, क्या है बताइए, सॉल्यूशन का चैप्टर है। थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल फर्स्ट ऑर्डर के केमिकल काइनेटिक्स में है, किसमें है, केमिकल काइनेटिक्स में। और कुछ जो है रेडियस ओडियस निकालने के सॉलिड स्टेट में है, किसमें है, यूनिट सेल निकालना, है ना, रेडियस निकालना सॉलिड स्टेट में है। और क्या है बताइए, गैसियस लॉ में वही नियमों को बेस्ड है। आइडियल गैस इक्वेशन पे, मोल कॉन्सेप्ट पे, यही सब सवाल आएंगे आपको ना। तो एटॉमिक मोल कॉन्सेप्ट आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं ना। अच्छा, सेकंड ईयर में सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, सॉलिड स्टेट, 3 चैप्टर में न्यूमेरिकल होते हैं ना। और न्यूमेरिकल भी किसके, कभी आप एफसीसी है, रेडियस निकालना है, बीसीसी का रेडियस निकालना, पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, कितना % सॉलिड में ऑक्युपाइड है, कितना अनऑक्युपाइड स्पेस भरा हुआ है ना, कितना जो क्लोज पैकिंग होती है कितना खाली है और कितना भरा हुआ है ना। और डिफेक्ट पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं, अगर आप बिल्कुल योजनाबद्ध तैयारी करते हैं कि हम इन चैप्टरों को निकाल करके जितने न्यूमेरिकल है ना। पहली बात तो एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन हो, है ना। एनसीईआरटी आप जानते हैं, नीट अब तो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड हो गया है ना। चाहे वो नीट हो, चाहे जेईई मेंस का मैं हर बार पेपर देखता हूँ, ऐसा पूरा एनसीईआरटी पैटर्न का पूरा पूछता है, समझिए। अगर आपकी एनसीईआरटी बुक तैयार नहीं है तो जान लीजिए कि आप नीट और उसका ख्वाब छोड़ दीजिए, है ना। पहले ये सब देखिए, जितने में न्यूमेरिकल हैं, न्यूमेरिकल के नाम से पहले बच्चे दूर भागते हैं, लेकिन फिजिक्स से कहाँ जाओगे। अगर आप आईआईटी और उसमें करोगे, मैथ में न्यूमेरिकल है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल है ना। तो बताइए, अगर न्यूमेरिकल का कैलकुलेशन नहीं आता, पावर को चेंज करना नहीं आता, और सब यूनिटों का कन्वर्जन नहीं आता, तब तो आप फंस जाएंगे। और फिजिक्स मान लीजिए, केमिस्ट्री में 5 चैप्टर है, फिजिक्स में तो हर चैप्टर में न्यूमेरिकल है लगभग, है ना। तो बताइए, वहाँ तो 70% न्यूमेरिकल है, 30% थियरी है। अगर आपको कन्वर्जन नहीं आता, मल्टीप्लिकेशन हो जल्दी करके, और दूसरी चीज़ टाइम बाउंड होता है ना। आप जानते हैं 1.5 घंटे का समय मिलता है ना, उसी में आपको मैथ भी करना है, फिजिक्स पढ़ना है, सारे पार्ट करने हैं ना। तो जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, अगर कैलकुलेशन आपकी तेज नहीं है, तो आप समझ लीजिए दूसरे क्वेश्चन का भी समय लेके जा रहे हैं, है ना। तो अब नीट वालों में क्या करना पड़ता है, इस सारा का सारा टाइम इधर केमिस्ट्री और जूलॉजी बांटने से बचा करके, अगर आपको आ रहा है ना कि एल्कल जोन किसमें बनता है, नॉन स्टॉप में, ये करता है वो करता है, ऐसे तुरंत टिक हो जाएंगे। अगर आपको नहीं आता है तो 3 घंटा नहीं 4 घंटा दे दिया जाए, तो आप ऐसे पेन आपकी रुकी रहेगी, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। अगर कॉन्फिडेंस लेवल है तो पहले ही ऑप्शन में आपको जो कलम चल जाएगी, यार एकदम कॉन्फिडेंस है, ये सही है, नहीं तो फिर माइनस मार्किंग में जाएगा ना। अगर आप समझते हैं कि जय श्री राम का नारा लगा करके हमारा सही हो जाएगा, तो आप तुक्का मार के देख लीजिए। हमने 70 क्वेश्चन दिया है ना, पी ब्लॉक का ना, उसमें तुक्का मार्क लगाइए, कभी सही नहीं होता। नहीं तो फिर जो बेचारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं बच्चे, है ना, उनको कायदे से खाना भी नहीं मिल रहा है, उनका सिलेक्शन कैसे होगा। ईश्वर भी देखता है कौन मेहनत कर रहा है कौन नहीं करता, है ना। तो उस हिसाब से तो मतलब कि अगर आपको करना है तो अपने आप को इनको एकदम योजनाबद्ध, जैसे 5 चैप्टर हैं, लाओ जितने न्यूमेरिकल है गुणा भाग करके उसके जितने भी तरह के एग्जाम्पल हैं सब हम सॉल्व कर लेंगे। किताबों में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, पी बहादुर की बुक है ना, नई सिंगेज पब्लिकेशन की बुक है, तमाम प्रैक्टिस में सेट आते हैं ना, उनको सॉल्व करिए। न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम खत्म, पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दूर करिए। हमारा कैलकुलेशन कितना फास्ट हो, मल्टीप्लिकेशन वगैरह इतना तेज हम करें, है ना, कि जैसे 1000 का 500 1000 का ऐसे पावर में चेंज करके गुणा कर लीजिए, और
तेजी से कैलकुलेट करने की कैपेसिटी डेवलप करी है। बाकी सब क्या है, कॉन्सेप्ट है। ऑर्गेनिक में पूरा इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ लगेगा, कहाँ आई पावर लगेगा, माइनस आई पावर लगेगा, कहाँ रेजोनेंस होगा, कौन सी स्टेबिलिटी डोमिनेट करेगी, क्या प्रोडक्ट बनेगा, जो नेम रिएक्शन होती है, कैनिजारो रिएक्शन, ये रिएक्शन, वो रिएक्शन ना, कौन सा रिएक्शन देगा, रिएक्शन देने की कंडीशन होती है ना। तो सब आप जब थारोली पढ़ेंगे और फिजिक्स के न्यूमेरिकल पे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करेंगे तब जाके नीट में आप देखिए 740 640 नंबर या 42 नंबर इधर से शुरू हो रहा है सिलेक्शन 720 में, है ना। अगर एक बार आईआईटी में सिलेक्शन आ, लेकिन यहाँ तो नीट में मेरिट बहुत चढ़ानी है आपको। 720 में 640 प्लस बहुत सारे बच्चे एग्जाम देते हैं क्योंकि मेडिकल कॉलेज बहुत कम है ना। आईआईटी कॉलेजों की तुलना में मेडिकल कॉलेज कम है ना, इसलिए यहाँ पे सिलेक्शन का जो है जो क्राइटेरिया है बहुत टफ है ना, बहुत ज़्यादा मेरिट आपको लानी होगी। लेकिन नीट जो है आप इंटरमीडिएट प्लस अच्छे से तैयार करके आपकी पूरी एनसीईआरटी, एक दो जैसे एससी वर्मा की फिजिक्स आती है ना, उसको सॉल्व करके पूरा सिंगेज पब्लिकेशन की कुछ बुकें आती हैं, आर पिल्लई की बुक आती है जूलॉजी बॉटनी में ना, पिल्लई रमेश पिल्लई है ना। तो इन सब की बुकें लेकर के आप अगर आप साल भर एकदम था, आप भूल जाइए कि हमारी रिश्तेदारी है कोई या कुछ है, मैं रिश्तेदारी जाऊँगा, शादी विवाह अटेंड करूँगा, तो सब कुछ के साथ सब कुछ नहीं कर सकते, है ना। जब हम लोग पढ़ा करते थे तो अब जब मैं तो इलाहाबाद से यूनिवर्सिटी से करता था, हम देखा था जब एग्ज़ाम आते थे हम लोग कमर के चार जो है नंबर ढीले हो जाते थे, लगातार बैठ गए, ये रात के पहले कभी सोते नहीं थे, है ना, क्योंकि वहाँ एडमिशन लेना ही इतना मेहनत कराते थे वो लोग। आप जान लीजिए कि वहाँ परसेंटेज बनाना बहुत टेढ़ी खीर होता था। अब तो थोड़ा सा सेमेस्टर वाइज अब कर दिए हैं, अब हर जगह सेमेस्टर होता है, हम लोग समय में साल भर में एक एग्ज़ाम होता था, है ना। और उसको वहाँ से लाना, मैं 73% हुई, यहाँ के 93% के बराबर है। मैं इलाहाबाद से अपने यहाँ जब मैं MSc करा था 73% है ना, सेकंड टॉपर था, क्योंकि वहाँ पे एक प्रोफेसर की लड़की पढ़ती थी। तो जब कोई प्रोफेसर लड़की पढ़ती है, उनकी शादी भी थी MSc फाइनल में, एक हफ्ते पहले स्विट्जरलैंड से आए थे, लेकिन क्योंकि प्रोफेसर हैं तो पेपर बनाते थे ऑर्गेनिक के, है ना, तो उन्होंने थोड़ा सा हेल्प हो जाते थे उन लोग, इस वजह से मैं सेकंड टॉपर था अपने यूनिवर्सिटी में, है ना, उनके बाद। लेकिन ये देखा है कि वो जो है अब उनके पापा प्रोफेसर थे यूपी कॉलेज में, आपने सुना होगा बनारस में, PhD अपने परिचय के उसमें करा करके उठा गई, जॉब में हो गई, है ना। और हम ये तीसरी जगह पे हैं। मैं जो है ONGC नाम सुना है आपने, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, उसमें मैं केमिस्ट भी था कुछ दिन, है ना। फिर आप ये लेक्चरर में हुआ, फिर यहाँ पे हुआ, है ना, कि क्योंकि प्रमोशन का पद है, भविष्य में BSA या DOS हम लोग बन सकते हैं आफ्टर प्रमोशन। 3 साल मेरे बादा में हो गए, अब 5 साल बाद ये चांसेस आते हैं, है ना, कि प्रमोट कर जाएंगे। हो सकता है मैं इधर ना रहूँ, इलाहाबाद चला जाऊँ फिर से। लेकिन हम बच्चों को जब भी पढ़ाते हैं, आपको जानते हैं कैटालिस्ट की तरह काम करने की ज़रूरत है। टीचर को केवल ऐसे सिलेबस ख़त्म करके उसकी नहीं है, अगर आपका हृदय परिवर्तन कर सके, चेंज कर सके, मोटिवेट कर सके, जैसे कहते हैं ना उत्प्रेरक का काम, है ना, वो जुनून क्रिएट करना बच्चों में। मैं बता रहा हूँ जो 17 बच्चे MBBS हैं मेरे, वो सुपर कौन सी जो बिहार में क्लास चलती है सुपर 30, याद है ना, और उसकी एक ब्रांच यहाँ पे चलती है, कानपुर में चलती है ना। वो बच्चे उस तरह से क्वालिफाई करके बाद में न्यू लाइट में चले गए, न्यू लाइट एक कोचिंग चलती है कानपुर में, है ना। सब नहीं, लेकिन उन बच्चों को देखा बहुत सिंपल और बहुत रेगुलर, है ना, रेगुलरिटी। और इतना तेज में पहले एक सोल्यूशन चैप्टर था, वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस था, अब खत्म कर दिया गया है। मैं बताता रहता था, वो लड़का अगर उसको मैं होमवर्क दे दूं, कहते बेटा ये लगा क्या ना, तुरंत वो आंसर निकाल कर रख देता था, सर ये है आंसर। और GIC का 82% विदाउट नकल का इलाहाबाद का, और समझिए कि वो IIT क्वालिफाई के जिसमें अमेरिका में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से करके, है ना, मोतीलाल से किया था वो। और MBBS तो बहुत हैं पढ़ाए हुए, लेकिन हम अपना काम करते हैं, लेकिन आपके साथ में अगर विद्यार्थी मेहनत नहीं करेगा तो जान लीजिए कि फिर लक्ष्य दूर है। अब बादा सिटी में बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ के JN कॉलेज बच्चों को देखा है, जो एकदम वही सिलेबस होता है ना, जो सीरीज आती है ना, ये डाइगोरन पे शॉर्ट नोट लिखना है, अभी ट्रेंड ही नहीं बदला है। मैं तो कहता हूँ कि आधे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कर दीजिए, जिसमें बच्चा अपना दिमाग अप्लाई करे, है ना, तब वो कंपटीशन के लिए तैयार होगा। ऐसे थियरी पढ़ा देना, इनर्ट पेयर इफेक्ट पे टिप्पणी लिखो, ये लिखो, वो लिखो, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में क्या जानते हो, ये एग्जाम लेने का सही तरीका नहीं है अगर आप कंपटीशन में जाना चाहते हो, है ना। बहुत सारी बुकें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों की बुकें चलती हैं, यहाँ पे पढ़िए, फिर उनको देखिए, वहाँ का पेपर उठा कर रख दें, और यहाँ पेपर BSc को उठा कर देखिए, यहाँ पेपर लगेगा आपको इंटरमीडिएट में दे रहा हूँ,
आप वहाँ का पेपर उठा देखिए तो कितना अंतर आएगा आपको पता चल जाएगा क्वालिटी में, है ना। तो इसलिए आप लोग सारी बुकें लेकर के बढ़िया से थारोली स्टडी करिए, तब जाके मेडिकल। आप लोग मेडिकल तैयारी कर रहे हैं? अभी बीएससी भी चल रहा है रेगुलर, यही जैन कॉलेज से? हाँ, अच्छा महोबा से आते हैं। आपका कहाँ चल रहा है? तिदवारी। आप जैन कॉलेज पढ़ती हो? अच्छा, एक माया वर्मा मैडम है, जानते हैं, GCSE की, अभी एडमिशन लिया, कोई बात नहीं है। लेकिन ये है कि उसके साथ साथ और अच्छे से, क्योंकि एलगी फंजाई अगर आप लोग बुक चाहेंगे ना, तो हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो वहाँ बुकें चलती हैं उनको मैं प्रेस्क्राइब कर दूँगा, उसको लेकर साथ साथ पढ़ते चलिए। नहीं तो पता चला अगर रेगुलर बीएससी किया तो फिर मेडिकल का वो छूट जाएगा, है ना। हाँ, अभी आने टाइम हुआ, चलो ये उतार लिया, उतार लिया है, उतारी जरा। सबसे पहले जो 5 चैप्टर हैं इसको पढ़ डाले न्यूमेरिकल। बना लिया है इसको? अच्छा ठीक है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या किसे कहते हैं बताइए? माइनस शून्य तापमान के बहुत नीचे तापमान -273.15, जिसपे टेम्परेचर एक्सेस पे यहाँ पे कटता है, गैस का अवरोध यहाँ जाकर शून्य होता है। शून्य से इतने अधिक नीचे तापमान को कौन सा तापमान कहते हैं? परम शून्य तापमान ना। इसीलिए डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जब जोड़ देते हैं तो उसका परम शून्य तापमान या केल्विन टेम्परेचर मिलता है। अच्छा, बायस के नियम का ग्राफ अगर कह दें तो क्या होगा बताइए? टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे ये आना चाहिए, है ना। अच्छा, v अगर 1/t कर दें वर्सेस v कर दें तो ग्राफ कैसा होगा बताइए? इस तरह से आएगा, है ना। और v/t वर्सेस कुछ कर दें तो फिर कांस्टेंट चलेगा, क्यों? तो इस तरह के अगर ग्राफ बने हो तो देखिए वॉल्यूम और टेम्परेचर में ग्राफ देखिए, जिसका मतलब कौन सा रूल फॉलो हो रहा है बताइए? चार्ल्स लॉ फॉलो हो रहा है ना। चलिए, बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया। अब लिखिएगा गैस इक्वेशन। गैस इक्वेशन गैस इक्वेशन this equation originate on the basis of Boyle and Charles law. Originate on the basis of Boyle and Charles law. According to Boyle's law, V inversely proportional to 1/p. According to Charles law, V directly proportional to T. अच्छा बताइए, फॉर अब यहाँ पे चार्ल्स लॉ है एट कांस्टेंट प्रेशर है, बायस लॉ क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फ्रॉम बोथ दिस इक्वेशन अगर दोनों को मिला दें, फ्रॉम बोथ इक्वेशन V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एंड 1/p। और अब बताइए PV इक्वल टू KT और PV/T इक्वल टू कांस्टेंट K। ये रिलेशन आएगा ना। देखिए V टेम्परेचर के भी प्रोपोर्शनल है और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। और जब ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटता है तो कांस्टेंट आता है ना K ना। तो बताइए यहाँ पे PV इक्वल टू KT हो जाएगा
या PV अपॉन T इक्वल टू कांस्टेंट A, है ना। अब देखिए जो गैसीय इक्वेशन है किसमें रिलेशन शो कर रहा है, प्रेशर में, वॉल्यूम में और टेम्परेचर में। ये फॉर एक गैस के लिए है ना, जब दो गैसें हों या दो से अधिक गैसें हों तो किसमें बदल जाएगा ये। अब समझ P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 बाई। फॉर टू गैसेस दिस इक्वेशन विल बी रिटन एज, फॉर टू गैसेस the equation is written as P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2 is equal to constant P। यहाँ P1 क्या है, इनिशियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस ना, और P2 क्या है, सेकंड गैस का प्रेशर है। ये फर्स्ट गैस का वॉल्यूम, सेकंड गैस का वॉल्यूम, फर्स्ट गैस का टेम्परेचर और सेकंड गैस का टेम्परेचर। तो जो इक्वेशन किस में रिलेशन शो करती है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में। अगर कहते हैं गैस इक्वेशन है क्या, ऐसी इक्वेशन जो प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन शो करती है उसको क्या कहते हैं बताइए, गैस। अब गैस इक्वेशन पर भी न्यूमेरिकल आते हैं, क्यों। अच्छा बताइए अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए तो यही बायस का नियम में चेंज हो जाएगा ना। अगर T1 और T2 को इक्वल कर दिया जाए तो T1 V1 बराबर P2 V2 हो जाएगा, जस्ट फॉलो बायस, क्यों। तो ये गैस इक्वेशन क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में जो रिलेशन शो करती है। और इसी के बाद अब पढ़ते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन ideal gas equation is written for, ideal gas equation written for n mole of gas, n mole of gas as follows, PV equal to nRT, PV equal to written as PV equal to nRT, where n is equal to number of moles, number of moles, R equal to gas constant, गैस कांस्टेंट का मान हम कल बता रहे थे 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। और एक यूनिट और कौन सी बताया था मैंने, 8.314 जूल। एक वैल्यू और बताया था 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्ब। ये आपकी कांस्टेंट वैल्यूज होती है। और P जहां क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस, T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कौन सी इक्वेशन कहलाती है, आइडियल गैस इक्वेशन। n मोल गैस के लिए, अब मोल क्या होता है आप जानते हैं, किसी गैस का मोल इक्वल टू होता है W/m, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। टेम्परेचर प्रेशर ऑफ
a gas to atmosphere for 1 liter of methane gas. What is the amount of methane gas filled in the cylinder? बताइए यहाँ पे क्या लगेगा? टेम्परेचर दिया हुआ है, क्या दिया है? टेम्परेचर। और क्या दिया है? प्रेशर भी दिया है और वॉल्यूम भी दिया है। प्रेशर भी दिया है, वॉल्यूम भी दिया है, टेम्परेचर दिया है, आर की वैल्यू फिक्स है। क्यों? अच्छा, प्रेशर एटमॉस्फेयर दिया है और लीटर में दिया है गैस का वॉल्यूम, तो आर की जो वैल्यू लेंगे ये लेंगे। क्यों? क्या लेंगे बताइए? अब यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन का अनदर फार्मूला, अच्छा एम बराबर डब्ल्यू बाई एम, तो आइडियल गैस इक्वेशन बदल जाएगी पी वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम आर टी। ये बना है ना? ये आप देखिए और किस किस तरह फॉर्म में लिख सकते हैं आप। अभी लेकर के पहले इसको पूरा उतार लीजिएगा, उसके बाद ये सॉल्व करिएगा। अच्छा बताइए, आप यहाँ पे लिख सकते हैं P इक्वल टू डब्ल्यू अपान वी एम आर टी। और अच्छा बताइए, वेट अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम बराबर डेंसिटी, क्या होता है बताइए? यहाँ से फार्मूला प्रेशर और डेंसिटी इक्वल टू डी बाई एम आर टी, दैट इज द डिफरेंट फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। सब आइडियल गैस इक्वेशन के अलग अलग फॉर्म है, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, है ना? अब बताइए इस न्यूमेरिकल में हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? ये वाला। क्या निकालना है? W। क्या निकालना है बताइए? अच्छा बताइए, आपका दिया है इस न्यूमेरिकल में, आपका T दिया है 27 प्लस 273 ऐड कर देंगे, राइट ना? केल्विन में निकालते हैं, इसमें सेम नहीं यार, सही ये वाला सुनना है, ये वाला ये नहीं है ना, ये नहीं है। अरे ये तो और नहीं चल रहा, 300 है, देखो कहाँ चल रहा है, केल्विन हो गया। अच्छा बताइए, प्रेशर कितना दिया है? 2 atm, वॉल्यूम दिया है 1 लीटर, है ना? और अच्छा बताइए और क्या चाहिए? हमको W फाइंड आउट करना है, लेकिन गैस दे दिया है मेथेन है ना? मेथेन का मोलर मास आपको पता है, मोलर मास ऑफ मेथेन 12 + 4 = 16, है ना? 16 हो गया। अब बताइए W करना है फाइंड आउट, R की वैल्यू रखनी है 0.082, इतना ले लीजिए, 4th अंक सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाता, ठीक है? इतना भी ले लेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान होगा ना। और बताइए टेम्परेचर तो ये दे ही दिया, अब सॉल्व करिएगा इसको, आंसर निकालिए, तेजी से दिखाइए जरा। चलिए क्या निकालना है? W फाइंड आउट करना है। वी नो दैट PV = W by MRT। कैलकुलेट करके आंसर निकाल दिखाइए जरा।
स्पीड की बात है ना। अब देखिए मैंने ब्लैक बोर्ड निकाल दिया है, किसका आ रहा है 1.3 ग्राम ऑयल। कैसे दिया इसका तेज कैलकुलेशन कैसे हुआ, क्या किया हमने, प्रेशर का 2 रखा, वॉल्यूम 1 लीटर था ना, सीधा देखिए मल्टीप्लाई W बराबर ये दोनों वैल्यूज कहाँ चली जाएगी, नीचे। ठीक है, आ गई। कैलकुलेशन करना सीख गए। देखिए 2 से काट दिया 150 हुआ, और फिर 2 से काट दिया 8 हुआ, 75 हुआ, है ना। तो नीचे क्या बचा बताइए, 8 गुणे। अब इसको हमने देखिए ये डेसिमल है, इसको डेसिमल नीचे 1 उतार कर 3 जीरो बढ़ा दिया और पलट कर दिया ऊपर। क्यों, डेसिमल खत्म, नीचे क्या बचा 82 बचा ना। अब देखिए 8 गुणे 1000 अपॉन 82 इंटू 75 ना। अब देखिए 5 वैल्यू है, 0 है, तो देखिए तुरंत 25 से कट जाएगा। 25 दिया 15, 25 चौको 100, ये 40 कर दिया। 40 गुणे 8 320 बटे 82 दिया 246। देखा, तुरंत भाग दे दीजिए। ये देखिए 1.3 समथिंग आएगा, 2 शेष बचेगा, वही 0 समथिंग बाहर जाएगा। तो वही अप्रॉक्स वैल्यू ले लीजिए 1.3 ग्राम। इतना ग्राम मेथेन सिलेंडर में भरेगी, है ना। तेज से कैलकुलेट करना सीखिए तुरंत। ये डेसिमल उसमें पलट दिया करिए, सीधे डेसिमल को जो है ना खत्म करके डेसिमल निश्चित आएगा जो है उसको बदल दीजिए, है ना। डेसिमल नीचे 1 उतार करके जितने आगे अंक उतना 0 बढ़ा कर ऊपर कर दीजिए, नीचे आता चला गया ऊपर। Question: A cylinder of 5 liter of sulfur dioxide contains 32 gram of sulfur dioxide at 30 degree temperature. What is the pressure of cylinder which contains sulfur dioxide? एक सिलेंडर है, उसमें कौन सी गैस फिल है, सल्फर डाइऑक्साइड। कितना ग्राम फिल है, 32 ग्राम ना। और सिलेंडर का वॉल्यूम कितना था, 5 लीटर का सिलेंडर था ना। कह रहे कितना प्रेशर बियर कर सकता है सल्फर डाइऑक्साइड का। अब यहाँ क्या निकालना है, यहाँ भी आइडियल गैस इक्वेशन। क्यों, ग्राम में वेट दिया है, हमने कहा जब भी ग्राम में वेट होता है, कल ही हमने यूज कर मुझे बता दिया था, गैस का मास ग्राम में लेते हैं, ग्राम से क्या निकलता है, मोल निकलता है। क्यों, अगर मोल निकल आया तो P बराबर NRT फार्मूला लगेगा, है ना। लगा के दिखाइए जरा, PV = NRT। क्या क्या दिया है पहले लिख दिया करिए। हमको यहाँ फाइंड आउट करना है प्रेशर। क्यों, अच्छा वॉल्यूम दिया है 5 लीटर, जब लीटर में दिया है तो R की वैल्यू आप समझ चुके हो, क्या रखना है 0.082। टेम्परेचर 30 डिग्री दिया है, 273 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 303 केल्विन। और R की वैल्यू रख ही दिया। अच्छा W दिया है 32 ग्राम, और M निकाल देना है फार्मूले से। 32 और 2 32 32 64, सारी वैल्यू हमने निकाल दिया। अब रख के आपको आंसर निकालना है। निकालिए जरा, ये कितना देर कैलकुलेशन करते हैं।
कितना आंसर आ रहा है? 2 पॉइंट 0.4 समथिंग आएगा। आ रहा है थोड़ा सा फर्क है लास्ट वाला, यही वाला 0.4 आएगा। ये देखिए आप ऐसे किया है ना, P इंटू 5 32 से 5 64, 32 दूनी 64 2 यहाँ पे आ गया 64 और 32 हो गया क्या? हो गया। अच्छा हाँ ठीक है 64 इंटू 5 ठीक है, अपान ये हो जाएगा नीचे आ जाएगा, तो इसका 1000 ऊपर कर दिया, ये 2 हो गया 10 और ये 1000 से मल्टीप्लाई हो गया 10,000 हो गया, और 82 और 303 का गुणा कर दिया, ये आ गया, ये 24,846 आया नहीं यार 2.4 आ रहा है कैसे? 32 64 ऊपर रख के 32 और ऊपर हो 64 होगा हाँ। ना। हाइट नीचे नहीं दिया क्या हमने? नहीं आप ऊपर कर दिया। अच्छा 64 ऊपर कर दिया। अच्छा P इंटू 64 पर 5 2 और 5 32 P इंटू दिस ठीक है, कितना आ रहा है? 2.4 कॉन्सेप्ट से लगाया है ना, सही है, कैलकुलेशन सही है ना? ठीक चलिए नेक्स्ट है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है लिखिएगा। डिफ्यूजन diffusion in this process a gas or flow from higher concentration to lower concentration. A gas or flow from higher concentration to lower concentration. And when a gas passed through a very small hole, that process is known as very small. When a gas passed through a very small hole, बहुत छोटे छिद्र से पास होती है ना, दिस प्रोसेस नोन एज इफ्यूजन। दिस प्रोसेस इज नोन एज इफ्यूजन। कहने का मतलब जब गैस लीक करती है, जिसे कहते हैं ना गैस लीकेज कर रही है ना, वो प्रोसेस विसरण होकर के क्या होता है, उसको हिंदी में कहते हैं निस्सरण। क्या कहते हैं? निस्सरण कहते हैं। जब गैस, कोई भी गैस हो, जब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर फ्लो करती है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? विसरण, है ना। और छोटे स्मॉल होल के थ्रू पास हो रही हो, लीक हो रहा हो, तो वो प्रोसेस कहलाता है इफ्यूजन या निस्सरण, है ना। तो जो ग्राहम थे, उन्होंने विसरण, कोई गैस कितनी जल्दी से तेजी से फैल जाएगी, कौन गैस देर में फैलेगी, इससे संबंधित एक नियम दिया है ना। गैस का क्या है, अगर मान लीजिए कि जो एक होता है विसरण दर, क्या होती है बताइए? विसरण दर। तीनों ने विसरण दर और गैस के घनत्व में रिलेशन दिया। इसमें दिया विसरण दर और गैस के घनत्व। और यहाँ भी जो ग्राहम्स लॉ था, यहाँ भी टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है ना। टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ,
at constant temperature their rate of diffusion of a gas is inversely proportional to square root of their density. यानी इस तापमान पर किसी गैस की विसरण दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी क्या हिंदी में लीजिए, किसी गैस की विसरण दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी गैस की विसरण दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब देखिए डिफरेंट टाइप के ग्राहम्स लॉ कब क्या यूज होता है। यहाँ देखिए ये R क्या है, गैस की क्या है बताइए, विसरण दर है। विसरण दर का मतलब फैलने की दर। हाँ, जितना यूनिट टाइम में विसरण दर क्या होती है, मान लीजिए 5 मिनट हमको टाइम मिला उस गैस के लिए ना, 5 मिनट में कितना उसका गैस का वॉल्यूम फैल गया ना, यानी समय के सापेक्ष किसी गैस के फैलने की दर को ही क्या कहते हैं, विसरण दर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, यूनिट टाइम। किसी एकांक समय में किसी निश्चित गैस का जितना वॉल्यूम क्या हो जाता है, विसरित हो जाता है, फैल जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विसरण दर कहते हैं ना। अच्छा, विसरण दर को रेट मींस दर होता है। सिंप्लीफाई फॉर्म अगर हम बात करें एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो बताइए विसरण दर घनत्व के डी क्या होता है, घनत्व के वर्गमूल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। फॉर टू गैसेस क्या हो जाएगा, फॉर टू गैसेस, क्योंकि बताइए विसरण दर कंपैरेटिव निकालेंगे तुलनात्मक रूप से कि अमोनिया जल्दी फैल रही है कि ऑक्सीजन जल्दी फैल रही है, हाइड्रोजन गैस जल्दी फैलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड फैलेगी, तो गैसों की क्या करते हैं, तुलना करते हैं ना। तो बताइए अब यहाँ पे पार्ट 2 गैसेस R1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√D1, क्यों। इसी प्रकार दूसरी गैस जो होगी R2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√, क्या हो जाएगा बताइए, D2। अब गैसों के विसरण की आपेक्षिक गति निकाल लें, रिलेटिव डिफ्यूजन रेट निकाल लें कि एक गैस के सापेक्ष दूसरी गैस की विसरण दर। तो बताइए फ्रॉम बोथ इक्वेशंस, ये सपोज दैट 1 है और ये 2 है, तो बताइए R1/R2 विसरण दरों का अनुपात क्या हो गया, ये R1/R2 विसरण दरों का अनुपात क्या हो जाएगा बताइए, 1/√D1 अपान 1/√D2। तो बताइए ये हो जाएगा R1/R2 इक्वल टू √D2/D1। फर्स्ट बायल के लॉ का फार्मूला, यदि विसरण घनत्व दिए है तो विसरण दरों में अनुपात निकाल सकते हैं ना। एक ग्राहम्स लॉ का ये फार्मूला, पहला फार्मूला डिराइव होता है कि गैसों के विसरण की आपेक्षिक गतियां उनके घनत्वों के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है ना। ये देखिए दोनों घनत्वों का क्या है बताइए, स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है ना। अच्छा, अब इसी लॉ को आगे बढ़ाते हैं। वी नो दैट D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, डेंसिटी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्यों। अच्छा बताइए, अगर घनत्व ज्यादा होगा तभी तो द्रव्यमान मास भी ज्यादा होगा, है ना। तो घनत्व और द्रव्यमान एक दूसरे के क्या है बताइए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बताइए अगर D1 है, पहली गैस का घनत्व D1 है, तो इसका मास क्या होगा, m1 होगा, ठीक है। दूसरी गैस का घनत्व D2 है, तो किसके प्रोपोर्शनल होगा, m2 के। अब बताइए यहाँ पे D2 ये फार्मूला फिर किससे बदल जाएगा बताइए, R1/R2 इक्वल टू √D2/D1 इक्वल टू √D2 जगह क्या रखेंगे बताइए, m2/m1। ये अनदर फॉर्म ऑफ ग्राहम्स लॉ हो गया। अब आपको
न्यूमेरिकल में पता चलेगा कि मोलर मास दिया है तो विसरण दर निकालना है, या घनत्व दिया है ना, कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, सवाल देख के यूज होगा, है ना। अगर ये घनत्व दिया है, विसरण दरों में अनुपात पूछ रहा है, तो केवल इतना ही यूज करेंगे आप ना। अगर मास, मोलर मास दिया है गैसों का, तो कौन सा, सीधा R1/R2 बराबर n2/m1 यूज करेंगे, है ना। तो ये दो फार्मूले बदलते हैं। इसके बाद भी आगे पहले इतना उतार लीजिए। अच्छा, वी नो दैट विसरण दर जो होती है, डिफ्यूजन रेट जो होती है R1 इक्वल टू होती है V1/T1। बताइए विसरण दर क्या है, किसी निश्चित समय में विसरित गैस के वॉल्यूम को ही हम विसरण दर कहते हैं। तो विसरण दर यानी T1 समय वाले 5 मिनट में, 10 मिनट में कितना वॉल्यूम गैस का क्या हो गया, विसरित हो गया। अच्छा बताइए, जब R1 इक्वल टू V1/T1 हो गया, देन फिर दूसरी गैस का बताइए R2 बराबर क्या हो जाएगा, V2/T2। अब उठा के थर्ड फार्मूले में इसको R1 R2 की वैल्यू रख दें, तो बताइए R1/R2 बराबर क्या हो जाएगा, V1/T1 V2/T2। ये हो जाएगा R1/R2 इक्वल टू V1/T1 इंटू T2/, अब बताइए T2 चला जाएगा ऊपर, V2 ये हो जाएगा, है ना। अब बताइए, अब इसी फार्मूले में एक फार्मूला और आ रहा है R1 R2 लेकर विसरण दरों का फार्मूला ना। कभी कभी यहाँ पे वॉल्यूम पूछता है, कितना वॉल्यूम डिफ्यूज हो जाएगा, है ना। तो बताइए अब ये फार्मूला क्या बदल गया, बताइए R1/R2 इक्वल टू V1/T1 इंटू T2/V2 इक्वल टू √D2/D1 √M2/M1। बताइए एक फार्मूला ये आ गया ना। देखिए ग्राहम्स लॉ कितने फार्मूलों में चेंज हो रहा है ना। अगर मान लीजिए ये दोनों ना दिए हो, ये दोनों पार्ट ना दिया हो ना, तो आप बताइए किसी यूनिफाइड टाइम में दूसरी गैस का जो है टाइम निकाल सकते हैं या वॉल्यूम निकाल सकते हैं, अगर दोनों गैसों की विसरण दरें दिया हो, है ना। चाहे तो ये दोनों फार्मूला ना यूज करा, ना मोलर मास दिया ना डेंसिटी दिया हो, तो आपको वॉल्यूम पूछ सकता है कितने समय में। ये दे दिया हो कि दोनों गैसों की विसरण दरों का अनुपात 3:4 है, तो बताइए और एक गैस जो वॉल्यूम जो T1 है 10 मिनट में 40 मिली फैलती है, तो बताइए इतने टाइम में कितना गैस का वॉल्यूम विसरित हो जाएगा, है ना। तो बताइए यहाँ से V2 निकाल सकते हैं ना, T2 टाइम निकाल सकते हैं, कितने टाइम में विसरित होगी गैस ना। तो एक फार्मूला इसमें भी बदलता है। और फाइनल देखिएगा एक फार्मूला और है इसका, जिसमें रिलेशन पूछे वही लगा दीजिए आप। अभी आप पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू आवागेद्रो लॉ। आवागेद्रो का नियम कहता है, आवागेद्रो लॉ कहता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, यानी किसी गैस का वॉल्यूम मोलों के सीधे समानुपाती होता है। क्यों बताइए, आपने देखा है कि जो मोल होते हैं, मोल बढ़ेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना। जैसे मोल क्या होते हैं, नंबर ऑफ, अब आप जानते हैं एक मोल में 6.023 गुणे 10 घात इतना एटम होते हैं, है ना। तो बताइए अगर मोल बढ़ेगा तो एटम की संख्या भी बढ़ेगी, अगर एटम बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। इसका मतलब है आवागेद्रो लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर कि वॉल्यूम ऑफ एनी गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। क्यों? अच्छा बताइए पहली गैस का वॉल्यूम आपने क्या माना है, V1, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, N1। V2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, N2। उठा के इस फार्मूले में V1 और V2 की वैल्यू रख दें। आप बताइए एक और फार्मूला आता है ना, बताइए विसरण दरों का कितना रिलेशनशिप है, R1/R2 इक्वल टू V1/T1 इंटू T2/V2 इक्वल टू, अब V1 की जगह क्या हो जाएगा बताइए, N1/T1
T1 इंटू, अब बताइए इस V2 की जगह क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा, T2 अपान N2 इक्वल टू अंडर रूट D2 बाई D1 अंडर रूट M2 अपान M1। ये ग्राहम के फार्मूले का लास्ट रेशियो। सोचिए अगर मोल दिया हो तो भी टाइम निकाल सकते हैं, क्यों? आप सवाल में कैसा दिया है, घनत्व दिया है, विसरण द्रव्यमान अनुपात निकलवा रहा है, अणुभार दिया है, विसरण द्रव्यमान अनुपात निकलवा रहा है, या वॉल्यूम निकलवा रहा है, या गैस के मोलों की संख्या। N1 क्या है बताइए, गैस के मोलों की संख्या। अब आप चाहे तो ग्राम में भी कभी कभी भार निकालता है, कितना ग्राम फैल जाएगी, तो बताइए आप N1 इक्वल टू आप जानते हैं W बाई M1 क्या होता है, मास इन ग्राम अपान मॉलिक्यूलर वेट। गैस दिया तो उसका ग्राम में द्रव्यमान निकाल सकते हैं, नहीं मोल निकाल कर, क्यों? पहले मोल निकालिए कितना मोल गैस विस्तृत हो जाएगी, अब मोल निकालने के बाद कह रही कितना ग्राम विस्तृत हो जाएगी। तो मान लीजिए वो गैस सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, इसके आए 2 मोल आए हैं, है ना, तो कितना ग्राम विस्तृत हो जाएगा, मोल इक्वल टू होता है W बाई M, क्यों बताइए, मोल आए 2, इससे निकाल लिया आपने, और बताइए W अपान मोलर मास सल्फर डाइऑक्साइड, ये 32 और 16 दूनी 32 32 64, तो बताइए W बराबर 64 गुणे 2 हो जाएगा, इतना ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड फैल गई, क्यों? तो अगर आप चाहें तो आप इस रिलेशनशिप से आपसे क्या चाहता है, वॉल्यूम ऑफ गैस चाहता है कि वो गैस के मोल चाहता है, कितने मोल गैस के विस्तृत हो जाएंगे इतने टाइम में, क्यों? तो सीधे मोल निकाल लिया, कह दी कितने ग्राम विस्तृत हो जाएंगे, सीधा W बाई M फार्मूला लगा दीजिए, है ना। तो इस तरह ग्राहम्स लॉ पर भी, और आप जानते हैं एक IRT जो पॉलिटेक्निक के होते हैं, IRT इलाहाबाद में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी, वहाँ पे 300-400 रैंक के अंदर अच्छी ब्रांच मिलती है इलेक्ट्रिकल सिविल इंजीनियरिंग की, वहाँ में ग्राहम्स लॉ हर बार पेपर में ग्राहम्स लॉ और चार्ल्स लॉ, इन पे एक न्यूमेरिकल पक्का होता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना ना, और ये सारी चीज़ें निकालना। तो ग्राहम्स लॉ में विसरण दरों में अनुपात क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट में क्या अनुपात आएगा, डेंसिटी में क्या अनुपात होगा, ये सब, और कितना गैस का वॉल्यूम कितना फैलेगा, कितना नहीं अनयूज्ड हो जाएगा, नहीं फैल पाएगा, वो सारी चीज़ें ग्राहम्स लॉ से आप देख रहे हैं। फाइनल क्या आया, R1 बराबर R2 इक्वल टू क्या आया बताइए, V1 अपॉन T1 इंटू T2 अपॉन Vt बराबर, ये दिस फार्मूला पूरा आ रहा है ग्राहम्स लॉ, है ना। अब ये डाल लीजिए, नेक्स्ट टाइम लेक्चर लगेगा और मैं इस पे न्यूमेरिकल भी मैं आपको दूंगा करने के लिए, ठीक है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, न्यूमेरिकल अगर इंग्लिश में दे तो चलेगा, बताइए समझ आते हैं ना, क्यों? न्यूमेरिकल हाँ बेटा हिंदी में, चलो दोनों लैंग्वेज समझ लेना, ठीक है ना। अब अगली बार चलेगा डाल्टन के आंशिक दाब का नियम, ठीक है, और समय मिलेगा क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, क्रिटिकल प्रेशर क्या है ना, और गैसों का एवरेज मीन वेलोसिटी क्या होती है ना। हालांकि ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में भी, फिजिक्स में इसका जो सेकंड पार्ट है ना, आइडियल गैस आदर्श गैस कब व्यवहार करती है, कब डेविएशन करती है, वो आपका फिजिक्स में पार्ट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, है ना, जिसमें वर्ग माध्य मूल वेग निकालना, मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ना, एवरेज वेलोसिटी है ना, वो सब उसका पार्ट है, उसमें डिटेल में बहुत ज़्यादा है ना। और जो केमिस्ट्रिक पार्ट में है ये सब चीज़ें, क्रिटिकल फिनोमेना भी बता देंगे, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इन पे न्यूमेरिकल करा देंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टाइम फिर फॉलो होगा, जब भी लगेगा आई थिंक अब इस महीने पे लगेगा ना, ये महीना जा रहा है ना, नोट्स बनाते जाइए। अब मैं नोट्स भी थोड़ा सा दे रहा हूँ आपको ना, लाज का, ठीक है, लेकिन अब न्यूमेरिकल या तो मैं ग्रुप पे भी डाल दिया करूँगा, करेंगे ग्रुप पे डाल दिया करूँगा, करके ये थोड़ा सा 2 वे प्रोसेस होना चाहिए ना, ठीक, ओके। एक डाली जाएगी, ए अनस सुबह